आज के इस वीडियो में VFS का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये वाला फॉर्म जो एक PDF फॉर्म है, उसे कैसे फिल करना है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। मुझे लगता है सारे प्रोसेस में ये फॉर्म सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका वीज़ा डॉक्यूमेंट सही होगा, अपॉइंटमेंट आपने सही शेड्यूल करा है, लेकिन ये फॉर्म को अगर आपने सही नहीं भरा है तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जो एप्लीकेंट है, खास करके एप्लीकेंट, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। इससे आपको आपका टाइम और पैसा दोनों बचेगा। सारे VFS का अपना अपना रिक्वायरमेंट है। कुछ VFS वाले इस फॉर्म को नहीं मांग रहे हैं, कुछ VFS वाले इस फॉर्म को मांग रहे हैं, और कुछ VFS वाले जो इस फॉर्म को मांग रहे हैं वो बोलते हैं यहाँ पे कुछ ये डिटेल लिखो, दूसरा वाला बोलता है ये डिटेल लिखो। तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। मैं आपको एक एक करके सारे VFS का जो रिक्वायरमेंट है उसे एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप अपना जो प्लानिंग है उस हिसाब से कर पाएँ। जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा। ये फॉर्म उनके वेबसाइट में भी नहीं है, कहीं पे भी ऑफिशियली प्रेजेंट नहीं है। अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो आप VFS को ईमेल कीजिए। जो भी रिस्पेक्टिव VFS में आप जाना चाहते हैं वो आपको ईमेल के द्वारा ये भेज देगा। या फिर आप एक काम कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए इस वीडियो का, वहाँ पे मैं एक ड्राइव का लिंक दूंगा, उसको क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। शायद रिजोल्यूशन में थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है, या फिर आपसे अगर ये दो भी नहीं होता है तो आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं ईमेल में फॉरवर्ड कर दूंगा। पहले आप उस लिंक को क्लिक करके डाउनलोड करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ईमेल्स होते हैं, उनको इंस्टेंटली रिस्पॉन्स करना पॉसिबल नहीं होता है। कहाँ से मिलेगा ये फॉर्म? उनको ईमेल करके मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करके डाउनलोड करके मिलेगा, या फिर मुझे ईमेल करके मिलेगा। ओके, ये 3 तरीके हैं आपको ये फॉर्म को लेने के लिए। अब दूसरा सवाल ये है कि ये फॉर्म किस VFS में ज़रूरी है, मैंडेटरी है, और किस VFS में नहीं है। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक जो दिल्ली एम्बेसी के अंदर VFS आते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया और कोलकाता हो गया, ये 3 VFS में ये फॉर्म को नहीं मांगा जाता है। आपको लेके नहीं जाना है, भरना नहीं है। फिर से मैं बोलता हूँ, क्योंकि आप यही सवाल कमेंट में पूछेंगे। अगर आप दिल्ली VFS में जा रहे हैं तो इस फॉर्म का ज़रूरी नहीं है, लखनऊ VFS में जा रहे हैं तो इस फॉर्म का ज़रूरी नहीं है, अगर आप कोलकाता VFS में जा रहे हैं तो इस फॉर्म का ज़रूरी नहीं है। ये मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ? बहुत सारे लोग एप्लीकेशन सबमिट करने गए हैं, उनको ये फॉर्म नहीं मांगा गया है। कोलकाता में 2-3 दिन बाद एक एप्लीकेंट जाएगा, आज भी एक जाने वाला है, उन्होंने कंफर्म करा है कि उनको नहीं चाहिए। और VFS कोलकाता ने ईमेल करके भी बताया है कि अगर जो भी फॉर्म होगा वो हम खुद फिल करेंगे। ओके, तो जो दिल्ली VFS वाले हैं, दिल्ली एम्बेसी के अंदर जो VFS आते हैं, उनको ये फॉर्म नहीं चाहिए। ये फॉर्म आपको जो मुंबई कॉन्सुलेट के अंदर VFS है, जैसे मुंबई VFS, हैदराबाद VFS, बेंगलोर VFS, चेन्नई VFS, कोचिन VFS और अहमदाबाद VFS, इन 6 VFS में आपको मांगा जा सकता है, जिनमें से कंफर्म्ड है मुंबई में मांग रहा है, बेंगलोर में मांग रहा है, कोचिन में मांग रहा है, हैदराबाद में मांग रहा है। चेन्नई का तो अपॉइंटमेंट्स ही अवेलेबल नहीं है, तो उसके बारे में मुझे पता नहीं है। ओके, ये क्लियर हो गया कौन से VFS में आपको ये फॉर्म ले जाना है। अब जो सबसे ज़रूरी पार्ट है वो ये कि इस फॉर्म में क्या डिटेल भरना है। एक एक करके मैं बताऊंगा, थोड़ा डिटेल्ड हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप सुन लीजिएगा। पहले सबसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे जॉब टाइटल। ओके, जब आप फॉर्म को डाउनलोड करेंगे तो आपको दिख जाएगा, मैं डिस्प्ले करूँगा तो एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। जो ऊपर जॉब टाइटल लिखा हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे आप अगर मुंबई में ट्रैवल कर रहे हैं, मुंबई VFS में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपना रिलेशन लिखेंगे। मान लीजिए अगर वाइफ है आप स्पॉन्सर का तो वाइफ लिखेंगे, अगर सन है तो सन लिखेंगे, डॉटर है तो डॉटर लिखेंगे। ओके, ये हो गया मुंबई VFS का। अगर आप हैदराबाद VFS में जा रहे हैं तो आप लिखेंगे, अगर बच्चा है तो आप लिखेंगे माइनर। ओके, और अगर आप एडल्ट हैं, जो भी आपके रिलेशनशिप है वो आप लिखेंगे। बाकी जो ऊपर मूफा नंबर लिखा हुआ है और जो डिटेल लिखा हुआ है वो आपके लिए नहीं है, वो एप्लीकेंट के लिए नहीं है। जब वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट होता है तभी मूफा नंबर जनरेट होता है, वो अपने आप यहाँ पे लिखेंगे। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा जो स्पॉन्सर का यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, जो ऑप्शनल बताया गया है, आप जो आपके स्पॉन्सर हैं, जिनके पासपोर्ट में जो नाम लिखा हुआ है वो एक लाइन में लिख दीजिएगा। तीसरा है प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ, जो आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ है प्लेस और डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है
1 जनवरी 1980। तो आप ये लिखिए 01/01/1980। ओके, 01/01/1980। अगर आप ये लिखेंगे 1 जनवरी 1980 तो वो ऑब्जेक्शन करते हैं, कोई लॉजिक नहीं है लेकिन करते हैं, तो वही लिखिएगा। ओके, और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जिस चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न है उसको 2 फॉर्म ले लीजिएगा। एक में वही मैं आगे बताऊँगा आपको, उसको भी डिटेल में लिखिए और दूसरा डिटेल ऑप्शनल भी लिखिए, इसके बाद प्रिंट कीजिए। मैं वो बताऊँगा आपको लास्ट में, वो चेक कर लीजिएगा। ये प्लेस और डेट ऑफ बर्थ है। नेशनलिटी आप इंडियन लीजिए, अगर आपका रिलीजन अगर इस्लाम है तो इस्लाम लिखिए, हिंदुज़म है तो हिंदुज़म लिखिए, जो भी आपका रिलीजन है वो लिखिए। रेसिडेंशियल एड्रेस, एप्लीकेंट के पासपोर्ट में जो लिखा हुआ है वो हूबहू लिख दीजिए। पासपोर्ट नंबर और प्लेस ऑफ इशू, ये जो आपका करंट वैलिड पासपोर्ट है उसे ही वही लिखिएगा। अगर आपका पुराना पासपोर्ट है तो वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने ले ज़रूर जाइएगा उसको। अगर नहीं है, पुराना गुम गया, तो FIR का कॉपी लेके जाइएगा। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर और प्लेस ऑफ इशू लिख दीजिएगा। और इसके बाद आता है डेट ऑफ इशू एंड डेट ऑफ एक्सपायरी। वो आपके पासपोर्ट में जो लिखा रहा है वही लिखिएगा, डेट, मंथ और ईयर, जैसा मैंने बताया। एकम्पनीड इन पासपोर्ट बाय, अगर कोई बच्चा है और अपने माता जी के साथ ट्रैवल कर रहा है या फिर पिताजी के साथ ट्रैवल कर रहा है तो उनका नाम लिखिएगा फुल में, जो पासपोर्ट में लिखा हुआ है। अगर जो एडल्ट 18 साल से अधिक उम्र के जो ट्रैवलर्स हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे NA लिख दीजिएगा। ओके, इसके बाद आता है डेट ऑफ डिपार्चर एंड पोर्ट ऑफ अराइवल। ओके, तो डेट ऑफ डिपार्चर आप लिख दीजिए, कोई भी एक डेट लिख दीजिए। मैंने जो फॉर्म फिल करा है उसमें मैंने ये लिखा है कि 30 डेज आफ्टर इशुएंस ऑफ द वीज़ा। आप एक डेट भी लिख सकते हैं, 1 महीना बाद का लिख दीजिए, 1.5 महीना का लिख दीजिए। ये डेट लिखने से ये नहीं होता है कि अगर आप 2 महीना का डेट लिखे हैं यहाँ पे तो उस टाइम से वीज़ा इशू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक टेंटेटिव आइटिनरी की तरह आपको पूछा जाता है, तो वहाँ पे आप ये लिख दीजिएगा। पोर्ट ऑफ अराइवल, जो सऊदी का फर्स्ट पोर्ट ऑफ अराइवल है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दमाम, जद्दा, रियाद, मदीना, वो लिखिए, जो भी है एक लिखिए। इसके बाद आता है पर्पस ऑफ विजिट एंड पीरियड ऑफ स्टे। ये भी बहुत एक कन्फ्लिक्टिंग वाला सब्जेक्ट है, कल इसके ऊपर में एक गड़बड़ी भी हुआ है। पर्पस ऑफ विजिट आप लिख दीजिए फैमिली विजिट। अब पीरियड ऑफ स्टे जो करेक्ट है यहाँ पे वो लिखना है 90 डेज, लेकिन कल VFS हैदराबाद वालों ने 90 डेज लिखा वाला एक एप्लीकेंट के फैमिली को वापस कर दिया। बोला कि आपने इसमें 365 डेज लिखना था। उसका कोई लॉजिक नहीं है, जो स्टे पीरियड है वो 90 डेज ही होता है, और उससे पहले वाले दिन में 90 डेज लिखा वालों को एक्सेप्ट करा है। इसमें आप क्या बोलेंगे? तो इस केस में आप क्या करेंगे, 2 फॉर्म प्रिंट करेंगे, एक में लिखेंगे 90 और एक में लिखेंगे 365। जो उनको पसंद आएगा, मैं बोल रहा हूँ पसंद आएगा, ओके, क्योंकि वो इलिजिबल रिक्वायरमेंट्स है, वो आप दे दीजिएगा। अगर 365 बोलेगा तो दे दीजिए। अगर आप एक ही प्रिंट करके ले जाएंगे तो वो टाइम नहीं देते हैं कि जाके उसको करेक्शन करके ले आओ, तो यहाँ पे आप 2 फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। बाकी वीज़ा नंबर एंड डेट ऑफ इशू, जो वीज़ा नंबर है वो वीज़ा डॉक्यूमेंट के ऊपर में जो 10 डिजिट का नंबर होता है 700 करके, वो लिख दीजिएगा। डेट ऑफ इशू हिजरी में लिखा रहता है, मान लीजिए 22/10/14/44 ऐसा लिखा होगा, उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा गोर्जियन डेट में, वो लिख दीजिए यहाँ पे। स्पॉन्सर का नेम, जो आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ है स्पॉन्सर का, वो नाम लिख दीजिए। एड्रेस एक्सपोर्ट फॉर्म में जो सऊदी का एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, वो लिख दीजिए। बस इतना ही करना है इस फॉर्म में। अब इसमें आपको जो कन्फ्यूजन होगा वो 2 चीज़ों में होगा, और 2 चीज़ों में आपको कन्फ्लिक्ट हो सकता है VFS में। वो है एक जॉब टाइटल और दूसरा है दूसरा है पीरियड ऑफ स्टे। तो अगर आपको पीरियड ऑफ स्टे हैदराबाद में जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि 90 डेज और 365 डेज लिख के दोनों फॉर्म ले जाइएगा, ओके। और अगर आप हैदराबाद में ही जा रहे हैं तो जॉब टाइटल में जो स्पॉन्सर का एप्लीकेंट के साथ में रिलेशनशिप है वो लिखना होता है, जो उन्होंने मुझे ईमेल में कंफर्म करा है। अगर आप वाइफ है तो वाइफ लिखिए, अगर आप सन है तो सन लिखिए, डॉटर है तो डॉटर लिखिए, एक वो लिख के ले जाइए। और दूसरा ये लिखिएगा माइनर है या फिर मेजर है, एडल्ट है, वो लिख के आप ले जाइएगा। फ़ोटो इसमें लगाना नहीं है। मुझे लगता है मैंने सारे डिटेल्स आपको बहुत स्लोली समझाया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए,
जो भी वीडियोस है ना ये VFS का, आप लोग देखिए, शांति से देखिए, तब आप लोगों को क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा। मैं बार बार एक ही टॉपिक में वीडियो बनाना से बचता हूँ। क्यों? क्योंकि जो लोगों ने, अगर मैं मान लो दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो उसमें पिक एंड चूज वाला कॉन्सेप्ट होगा। आप कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ से उठाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट किसी दूसरे जगह से उठाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट कहीं और से उठाएंगे, और आपके माइंड में वो एक खिचड़ी बन जाएगा। तो इसीलिए एक सीक्वेंस में, जैसे कि टूरिस्ट वीज़ा के बारे में जानना, एक डेडिकेटेड वीडियो टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में जानना है, सारे डिटेल एक फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में, रेसिडेंट वीज़ा के बारे में जानना है, वो एक सारे डिटेल है। डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे। बहुत बुरा लगता है ये जान के जब आप लोग ईमेल करते हैं कि मुझे टूरिस्ट वीज़ा के बारे में जानना है, बताइए, और वही बात मैं वीडियो में बनाया होता हूँ, है ना। आप अपना टाइम का रेस्पेक्ट कीजिए तो आपका टाइम बचेगा, दूसरा का टाइम का भी आप बर्बादी कर रहे हैं उसको लेके। तो ये सारे जो डिटेल्स है मैंने आपको बताया, और बीच बीच में जो अपडेट आता है उसको मैं अलग से दे देता हूँ। अगर वो उस तरह के वीडियोस आप देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका जो डिटेल्ड वर्जन है वो ज़रूर देख लीजिएगा। मुझे लगता है मैंने सारे डिटेल्स आपको बता दिए हैं, और अपना ख्याल रखिए आप लोग। और जो भी VFS एप्लीकेशन से रिलेटेड आपके क्वेरी हैं, पहले वीडियो देखिए, इसके बाद कमेंट में कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर कोई ऐसा कमेंट होगा जो मैंने वीडियो नहीं बनाया है जिसके ऊपर में, ओके, और मुझे पता है, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। कितना ड्यूरेशन लगता है, कितना फीस लगता है, VFS का अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ये सारी चीज़ ऑलरेडी है। उसके अलावा कोई टेक्निकल जो एक क्वेश्चन होता है ना, जिसको ढूंढ के लगता है आपको कि हाँ ये क्वेश्चन है, वैसा कीजिए तो एंगेज होने में अच्छा भी लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।